Hello my dear students, today we are going to start with the second part of coordination chemistry chapter. लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक रिवीजन करना चाहती हूँ. इन द लास्ट लेक्चर हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टर्म्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स उससे जुड़े होते हैं वो डिस्कस किया था. ठीक है. अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ओके, ये ऐसा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CO. ओके रुको, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CO CN3 6, यानी कि इसके बाहर भी Cl3. ये दोनों, ये हमारे आयंस हैं. ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है. देखें, ये हमारा लिगेंड है. लिगेंड का डेफिनेशन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था. लिगेंड जो सेंट्रल एटम से जुड़े हैं वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो, कितने भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा भी. होमोलेप्टिक भी हो सकते हैं, हेट्रोलेप्टिक भी हो सकते हैं. होमो यानी कि सेम लिगेंड, हेट्रोलेप्टिक यानी कि डिफरेंट लिगेंड्स. ये पूरे को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी कहते हैं. ठीक है. और ये जो डिसाइड करता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स डिसाइड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 6. और ये क्या है मैम, ये काउंटर आयन है. ये मेन आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, और ये हमारा काउंटर आयन है. क्या है? काउंटर आयन. क्या बोलते हैं? ये काउंटर आयन इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है. ठीक है. इस तरफ जब पॉजिटिव होता है, इस तरफ जब नेगेटिव होता है. ठीक है. और ये जो है आयनाइजेशन स्फीयर भी इसको बोलते हैं. तो आई होप आपको सारे टर्म्स यहाँ पे रिवीजन हो गए हैं. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे यूज़ होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे अगर क्वेश्चन आया, आपको दिया गया है 1 मोल ऑफ COCl3 एंड 6, ये जो यहाँ पे 6 है NH3, येलो जो है, येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है. ओके, दे गेव 3 मोल ऑफ AgCl. अब यहाँ पे मुझे इस कंपाउंड को देख के बताइए, AgCl तब आया होगा अगर बेसिकली ये कंपाउंड का नाम होगा क्या, इसमें Cl तो होगा ही होगा मैम. Cl तो होगा ही होगा. कितने Cl होंगे? देखो Cl यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, ये सुनो, और AgCl यहाँ पे 1 है. 3 मोल्स ऑफ AgCl यानी कि 3 Cl यहाँ भी है, ये सुनो. तो यहाँ पे जो हमें जब आंसर मिल, सो व्हेन दिस टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट कम्स इन बिटवीन, जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फुल्ली नहीं दिया है, इन्होंने ये दिया है क्वेश्चन और कहा है कि अगर ये कंपाउंड इतना AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, ये प्रेसिपिटेट बना है ना, तो 3 मोल्स ऑफ AgCl तब प्रेसिपिटेट करेगा अगर इस पर्टिकुलर जो, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाऊंगी तो डेफिनेटली तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पता है आप लोगों को, कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था. ये देखिए वापस, कि कभी भी ये दोनों आयना, ये जब भी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये और ये सेपरेट हो जाते हैं, है ना, ये और ये सेपरेट हो जाते हैं ना. तो जब भी इसके अंदर की चीज़ें सेपरेट नहीं होती, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी होती, फेविकॉल का जोड़ नहीं होता है, तो प्रेसिपिटेट बनेगा तो 3 मोल ऑफ AgCl इसका डेफिनेटली बाहर रहेगा. ये सुनो, अब ये वाला पार्ट भूल जाओ, अभी सिर्फ ये देखो तुम लोग कि यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर क्या होना चाहिए. देखो ये इन्होंने ये दिया है COCl3.6 NH3, एक येलो कलर का कंपाउंड है. ठीक है. आप येलो कलर का कंपाउंड है और इसने 3 मोल्स ऑफ AgCl दिया है. इसके बेसिस पे, इस क्वेश्चन के बेसिस पे इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाइए. तो कैसे बनाओगे? लॉजिक तो यही कहती है, अगर 3 मोल ऑफ AgCl दिया है यानी कि Cl इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 3 होंगे ज़रूर. तो 3 जो Cl होंगे डेफिनेटली बाहर होंगे, क्योंकि बाहर है तभी तो वो आयनाइज होके निकल गया. अब सेकंड क्वेश्चन में देखो 2 मोल ऑफ AgCl बाहर है, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारा COCl3.5 NH3, ठीक है, गिव्स 2 मोल ऑफ AgCl. अब 2 मोल ऑफ AgCl डालने के लिए ये दोनों तो आपस में जुड़े हैं,
ये सुनो, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। अब होना क्या है, ये जो Cl तीनों बाहर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही AgCl आयनाइज हुआ है। तो तीसरा Cl, Ag को भूल जाए जी, तो चलो एक उससे जुड़ के वो निकल गया, लेकिन Cl इससे जो आयनाइज हुआ है, यहाँ पे 3 मोल ऑफ Cl निकला है, इसीलिए हमने तीनों Cl कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर रखा है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 Cl एंटाइटी के बाहर रखेंगे और एक Cl कहाँ रखेंगे, हम एक Cl इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे, इस एंटाइटी के अंदर रखेंगे एक Cl को। ओके, तो एक Cl को हमने अंदर रखा, 2 को बाहर, इसीलिए तो 2 प्रेसिपिटेट हुआ है। इस बेसिस पे हमने 2 को बाहर रखा, समझ में आया? इस बेसिस में हमने 2, ये बस एक एप्लीकेशन है। अब देखो ये सब भूल जाओ, अभी मैं इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ कि इससे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाया। अब देखो यहाँ पे COCl3.4NH3 है, अच्छा ये वाला कंपाउंड बना है, एंड इट गेव 1 मोल ऑफ AgCl। ये कैसे दिया इसने AgCl 1 मोल ऑफ? अगर इसका एक Cl बाहर होगा, अगर मैं इसका ये बना दूँ क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका ओरिजिनली कैसा था अगर मैं बताऊं, तो लॉजिक ये कह रहा है मैम एक ही Cl बाहर होगा और बाकी 2 Cl अंदर होंगे, क्योंकि वो आयनाइज नहीं हुए हैं, तभी तो प्रेसिपिटेट में एक ही मोल Cl दिखाया गया, एक ही दिखाया गया। 2 दिखाया तो 2 Cl बाहर करो, 3 दिखाया तो 3 Cl बाहर करो। 3 मोल ऑफ AgCl में 3 Cl होंगे ना, 2 मोल ऑफ AgCl में 2 Cl होंगे ना, ये प्रेसिपिटेट जो बने हैं। 1 मोल ऑफ AgCl 1 Cl बाहर है, 2 आयनाइजेबल एक ही Cl होगा, बाकी 2 Cl को बाय डिफ़ॉल्ट अंदर ही रखना पड़ेगा लॉजिक से हमें। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl है, तो इसको वापस से लिखो CONH3 ओके। अब क्योंकि 1 Cl अगेन इसको 1 बाहर रखना है। अब इन सब का हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ आयन्स, ये कितने में ब्रेक हुआ है, कितने में ब्रेक हुआ है। एक तो ये तीनों ब्रेक हुआ ही हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, आयनाइजेबल पार्ट होता है ना, ये जो काउंटर आयन, दिस इज द काउंटर आयन राइट, अगर आप लोगों को याद है इसको हम काउंटर आयन कहते हैं। ये काउंटर आयन और ये एक आयन, तो ये एक पूरा और ये 3, तीनों मिला के नंबर ऑफ आयन्स इट विल ब्रेक विल बी 4। इसमें बताओ ये 2 और ये पूरे को 1 जोड़ो, तो 2 और 1 कितना हुआ, ये 2 और ये 1 + 2 कितना हुआ, 3, समझे। और यहाँ बताइए ये 1 और ये पूरे को 1 जोड़ो तो 2 हुआ, नंबर ऑफ आयन्स इट विल ब्रेक। ये बताइए ये कितना है, 1 और ये पूरा कितना जोड़ो, 1 जोड़ो, 1 + 1 2, तो नंबर ऑफ आयन्स इट विल ब्रेक। समझ में आया, क्योंकि आयनाइजेशन यहाँ से होती। आप इसको समझो ABCD कंसीडर करो, और एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया समझो, अमंग ABCD विच इज़ मोर कंडक्टिंग सॉल्यूशन। इनमें से ये पूरा जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग सॉल्यूशन कौन सा होगा बताइए। ऑब्वियसली जो ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस किया, तो सबसे ज़्यादा आयन्स किसने प्रोड्यूस किया, सॉल्यूशन नंबर A ने, तो आंसर क्या होगा, A। समझ में आया, ओके। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो टेबल आपके NCERT बुक में दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट्स बने थे, ये सुनो, प्रेसिपिटेट्स बने थे वही 3 मोल 2 मोल, वही वाले क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इनमें से पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का रेशो क्या होगा। कि एक, अब इनमें से आपको पता है ना, एक कोऑर्डिनेशन क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन बनेगा, 3 क्लोराइड आयन्स बनेगा, समझे। तो वही लिखे हैं 1:3। यहाँ पे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 2 क्लोराइड आयन्स, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट का रेशो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का रेशो बदलाइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे होगा 1:1, क्योंकि 1 क्लोराइड आयन है, 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो 1:1 में ब्रेक होगा ना, तो ब्रेकिंग यहाँ से होती है। ये आयन्स कैसे स्प्लिट हुए ये बता रहे हैं। और यहाँ पे आयन्स कितने में स्प्लिट हुए, इलेक्ट्रोलाइट 1:1 सॉल्यूशन कंडक्टिविटी होगा, जिसमें 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन है और 1 क्लोराइड आयन है, तो 1:1। तो समझ में आया। और ये कलर अलग अलग इसलिए हैं, ये कंपाउंड एक ही है, आप लोग नोटिस करिए, लेकिन नंबर ऑफ NH3 यहाँ पे डिफरेंट है लिगांड्स, लेकिन बाकी चीज़ें देखिए। इसका जो
इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ कलर इसके अलग अलग है प्रेसिपिटेट्स के। बस ये याद रखिए कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि इतना प्रेसिपिटेट ये वाला फॉलोइंग कंपाउंड रिलीज कर रहा है, तो यहीं से लॉजिक लगाओ क्या कि ये क्लोरीन आया कहाँ से होगा प्रेसिपिटेट में। अगर एक क्लोरीन है तो जनरली एक क्लोरीन यहाँ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे एक क्लोरीन मैंने बाहर रखा, बाकी सारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर ही रखा। ये सुनो, नेक्स्ट वाले में बताइए क्या होगा प्रेसिपिटेट। 2 क्लोरीन बाहर रखोगे क्योंकि 2 मोल बाहर है, इसमें 3 क्लोरीन बाहर है, एक नहीं, यहाँ पे 3 मोल है, सॉरी 3 क्लोरीन बाहर। ये तो वही बात हुई, 2 क्लोरीन बाहर है, यहाँ पे 1 क्लोरीन बाहर है, और नेक्स्ट वाले में भी 1 मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने आना चाहिए, तो लॉजिक ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंटाइटी। ये एक्वियस सोल्यूशन है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज़ का। अब मुझे बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा जिसका आयन बनेगा उसकी सबसे, हमेशा लिखो, जितने ज़्यादा आयन्स में ब्रेक होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल उसकी कंडक्टिविटी होगी। याद रखना है ये आप लोगों को याद। अब काउंट करो, ये देखो ये 4 आयन Cl के बने, ये एक पूरा कंसिडर करेंगे 1 + 4 5, ये बताइए 1 + 3 4, ये बताइए 1 + 1 2, ये बताइए 2 + 1। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा फिफ्थ मतलब फर्स्ट नंबर पे नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट कितना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सबसे पहले इसका है, नेक्स्ट है इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 + 4 5 है ना, 5 वाले इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2, तो उस हिसाब से आप लोग टिक करिए। ओके, अब वर्नर थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर थियरी इज अ वेरी, सो व्हाट इज़ दिस वर्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके कुछ पॉस्टुलेट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, 1 by 1 इसके पॉस्टुलेट डिस्कस करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू वर्नर थियरी देर आर 2 types of valencies showed by central metal ion। ओके, ये पहला ये आप लोग लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना है, देर आर 2 types of valencies showed by सेंट्रल मेटल आयन इन अ कंपाउंड। और वो 2 types ऑफ वैलेंसीज क्या है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, यहाँ तक के तो कुछ कुछ समझ में आया। कहना क्या चाह रही हूँ मैम, देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मेटल है, ये लिगांड है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा जो काउंटर आयन है, ये हमारा काउंटर आयन है। अब आप लोगों को पता है जब भी मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूँगी तो ब्रेकिंग यहाँ से होगी, जो ये ब्रेकिंग होगी उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, जो कि आयनाइजेबल हो जाती है। लेकिन एक वैलेंसी मेटल और लिगांड के बीच में भी होती है। अगर आप लोग को ऐसे एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए, ये देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक वैलेंसी ये होगी, इन दोनों के जो बीच में जो ब्रेक होगी काउंटर आयन और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में ये टूटने वाला है ना, और ये Cl अलग होने वाला है, तो ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड होता है लिगांड और मेटल के बीच में, जो कि नॉन आयनाइजेबल होता है, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ये हमारा नॉन आयनाइजेबल होगा, और ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होगा। समझे या समझे? सो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 type of linkages or valencies, okay, primary and secondary valency. The primary valencies are normally ionizable, जैसे मैंने कहा ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आयनाइजेबल होता है, whereas the secondary valencies are non-ionizable, जो मेटल और लिगांड के बीच में होता है। These are satisfied by neutral molecules on negative ions. The secondary valencies is equal to the coordination number and is fixed for a metal. तो हम secondary valency मैम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके coordination number ही इसका
सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ठीक है। द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, क्योंकि इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बने ये प्रॉपर एक स्पेशल अरेंजमेंट में एक ज्योमेट्री बनी है इसकी ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए तो उसका हम आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, राइट। सेकेंडरी वैलेंसीज इसीलिए डायरेक्शनल होते हैं और इसीलिए एक डेफिनेट ज्योमेट्री देती है, ठीक है। तो अगर हम वर्नर थियरी की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे होते हैं, देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थियरी इस तरीके, जैसे ये CO है ना, Cl देखो इस टाइप में, NH3 इस तरीके से जुड़ा था, एक प्रॉपर ज्योमेट्री बनी है ना। और यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये पूरा कंपाउंड है, आयनाइजेशन कैसे होगा, ये पूरी एंटाइटी अलग हो जाएगी और ये Cl अपना अलग हो जाएगा अपने अपने वैलेंसीज को लेकर, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी और इन दोनों के बीच में जो डिवीजन हुआ है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ओके। इन ऑल केसेस मेटल और मेटल आयन शुड सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। और जब भी ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है, ये डॉटेड लाइन शो करता है हमें प्राइमरी वैलेंसी, वही तो जो ब्रेक डाउन हो रहा है देखो। और सेकेंडरी वैलेंसी ये जो नॉर्मल लाइन्स है ना, सेकेंडरी थिक लाइन जो शो कर रहा है ना वो सेकेंडरी वैलेंसी, देखो ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है और ये जो थिक लाइन है ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। ये इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए वर्नर थियरी का, ठीक है। वर्नर थियरी समझ में आ गए स्टूडेंट्स, ये वर्नर ने अपनी थियरी दी थी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड, इतने ऑब्जर्वेशन हम लोग ने अभी किए हैं, उसके बेसिस पे हम एक्वियस सॉल्यूशन को सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स देंगे। जैसे कि अगर ये कंपाउंड दिया गया है, समझो PdCl2, फॉर्मूला दिया गया है PdCl2.4NH3। अब हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ AgCl, जब 2 मोल्स ऑफ AgCl, ये मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, जैसे मैंने पहले बताया था ना, वैसे ही यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है, डेफिनेटली 2 Cl इस देखो ये पूरे एंटाइटी को Cl हटा के पूरे एंटाइटी को अंदर ले लो और 2 Cl को बस बाहर रखो। सेकेंड केस में वही चीज़ करो, यहाँ से Cl हटा के निकल और वाटर साथ में रखो, जैसे 6 लिगांड है ना, 6 Cl को हमें बाहर, क्योंकि आयनाइज होता है ना, यहाँ कितना आयनाइज हुआ है 2, तो 2 Cl को इधर भी बाहर रखोगे। यहाँ पे ये पूरा जैसे कि तैसे वैसे ही लिखो, क्योंकि PT Cl को हटाओ, डॉट PT के साथ 2 मोल HCl जो है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ भी Cl बाहर नहीं होगा, तो ये सारा एंटाइटी अंदर ही रहेगा। Cl बाहर 0 है ना, क्योंकि हुआ ही नहीं है, तो सारी एंटाइटी अंदर ही होगी। तो ये सब ये हौच-पौच हो गया, लेकिन ये समझो कि ये पूरी एंटाइटी अंदर रही और 0 Cl, क्योंकि 0 Cl बाहर है। AgCl का मोल्स देखना आपको कितने प्रेसिपिटेट हुए, 2 मोल्स प्रेसिपिटेट है, 2 Cl बाहर है, 2 मोल इधर भी प्रेसिपिटेट है, 2 मोल्स है। अब इसको कैसे लिखो, लिखना सीखना चाहिए आप लोगों को। अगेन ये देखो 1 Cl बाहर है तो 1 Cl को बाहर लिखना आप लोग, बाकी Cl को अंदर ही रखना। कैसे करके दिखाइए, देखो CO लिख दो, वेरी गुड मैम, लिख दिया। फिर NH3 लिखो, NH3 कितने हैं, 4 है, लिखा। अब मैंने क्या कहा, 1 Cl बाहर है तो बाकी के, क्योंकि टोटल Cl कितने हैं, टोटल Cl आप लोग के 3 है, तो 1 Cl 2 Cl अंदर ले लो और 1 Cl को बाहर ले लो। समझ में आया कैसे लिखना है। उसी तरह प्लेटिनम का देखो 0 है तो ये सारा एक ही अंडर, जैसे मैंने ये वाला बताया था, इसको सबको एक ही अंडर में लेना है, इंक्लूडिंग Cl को भी अंदर ही लेना है, क्योंकि 2 Cl भी अंदर ही है, सब कुछ अंदर होगा, क्योंकि 0 Cl बाहर है, 0 मोल्स ऑफ Cl बाहर है, 0 मोल्स ऑफ AgCl है, तो इसमें Cl 0 होगा, राइट। समझ में आया कैसे लिखा जाता है। और यहाँ तक कि जो इसके बनाने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जज करना, पहले इसको बनाना पड़ता है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जज करो। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू द मेटल्स इन द फॉलोइंग, तो इसमें से इसने सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी पूछा है, सेकेंडरी वैलेंसी, इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी पूछी ही नहीं, तो सेकेंडरी वैलेंसी पूछी है, तो प्राइमरी वैलेंसी इसको भूल जाओ, ये प्राइमरी वैलेंसी थे ना, इसको भूल जाओ। सिर्फ इसके अंडर देखो कि कितना ये आयनाइज हो सकता है। तो PD और NH3 के बीच में का जो बॉन्ड है
उसमें ये 4 है, लिगेंड अगर 4 है तो 4 सेकेंडरी वैलेंसी है। यहाँ पे 6 है तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? सेकंड वाले का आंसर 6 होगा। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? अगेन कितना है थर्ड वाले का? 2 और ये 4 दोनों मिला के 6, तो 6 हो गए सेकेंडरी वैलेंसी। 2 लिगेंड जुड़ेंगे ना, ये सब एक ही एंटाइटी के अंदर आएगा। ये आंसर इधर लिखना है आपको। तो ये 4 वैलेंस, ये 4 + 2 6 हुए। इस केस में बताइए आप लोग सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? बाहर वाले को भूल जाओ क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी नहीं पूछा है, सेकेंडरी वैलेंसी पूछी है। तो थर्ड वाले की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। फोर्थ वाले की देखो ये Cl3 है और इस Cl में 3 में से एक Cl बाहर चला गया क्योंकि 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुआ ना, तो 2 Cl अंदर है। 2 + 4 कितने हुए? 2 + 4 कितना हुआ? 6। और फिफ्थ वाले का देखो, फिफ्थ वाले में 0 AgCl प्रेसिपिटेट और कोई Cl बाहर नहीं है, सारे Cl अंदर है। 2 और ये NH3 2, 2 2 कितने हुए? देखो 2 और 2 तो फिफ्थ वाले का 4। समझ में आया सेकेंडरी वैलेंसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? गुड, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना, या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके बीच में भी, या कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हो। दोनों डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। और इनका डिफरेंस मैंने टेबल फॉर्म आप लोगों को दिया था। तो ये डिफरेंस क्या है? जैसे कि डबल सॉल्ट है कार्नराइट या मोर सॉल्ट या पोटैश एलम, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं इनटू सिंपल आयंस। ठीक है, डबल सॉल्ट डिसोसिएट हो जाते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। हावेवर जो कॉम्प्लेक्स आयंस हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयंस हो गए या कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करो, आप सिर्फ आयंस की बात करो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि इसके साथ साथ ना अगर साइड में Cl हो तो Cl अलग हो जाता है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपस में डिसोसिएट नहीं होते। तो सिर्फ अगर कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करो तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2+ या Cn- आयंस व्हेन पुट इन वाटर। तो ये डिसोसिएट नहीं होते डबल सॉल्ट, जबकि डिसोसिएट होते हैं। तो जो डबल सॉल्ट आप लोग को याद रखना है वो मोर सॉल्ट याद रखना है। ठीक है, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स मोर सॉल्ट का आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगर जेई स्टूडेंट हो तो और ही अच्छा याद रखना है आपको, इसका फॉर्मूला याद ज़रूर रखिए। ठीक है, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट का डिफरेंस। नेक्स्ट है डेजिग्नेट कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज एंड काउंटर आयंस इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? देखो आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दी गई है और तुम्हें पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नहीं दी गया है आपको, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है। आप लोगों को इसका आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब ये दिया नहीं जाएगा, ये दिया नहीं जाएगा, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और ये आप लोगों को खुद से लिखना है। तो आप लोग करोगे क्या? जैसे ये है K2PT, इसमें से कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होगा? ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ें होती है उसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, बस उसको लिख दो। तो ये बचा हुआ क्या है मैम? ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन क्या है? लिखने का तरीका होता है, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ K+ है तो 2K+, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए। अरे जैसे नहीं NaCl में, अगर मैं NaCl में पूछूं आपको आयन्स में, उसको लिखो तो क्या क्या लिखोगे आप लोग? Na+ और Cl-, दैट्स इट। इसी को भी ऐसे लिखना है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को अलग कर दो और बचा हुआ जो उसका चार्ज है उस हिसाब से उसको लिख दो। K का प्लस चार्ज होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। मैं पूरा टेबल आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, है ना? नहीं तो वापस से पढ़ाऊंगी, वापस से रिवीजन करोगे, याद नहीं है तो आप लोगों को। देखो यहाँ पे ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हुआ तो उसको यहाँ पे लिखिए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब क्योंकि ये 2K+ है तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का चार्ज आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये 2K+ है तो इस पर 2- आएगा ही, क्योंकि ये Na+ है तो इस पर Cl- होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चार्ज कैंसिल आउट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए K, यहाँ पे 2K लिख देना, 2K+, इसको भी लिख दीजिए और अंदर चार्ज क्या होगा? 2- दैट्स इट। जो है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ऐसे चार्ज इसके ऊपर डिपेंड होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव आयन स्टार्टिंग में ये नेगेटिव आयन है ना, तो Cl- है। कितने Cl- है? 2 Cl-। 2 Cl- को बैलेंस करने के लिए पूरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कितना चार्ज होना चाहिए? 2+ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पूरा यहाँ पे लिख देना, जो पहले इसका चार्ज लिख के फिर इसको भी उतना ही
दे देना। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हुआ, ऐसा ना। उसका काउंटर आयन के पास जो चार्ज है क्या है, 4K+ चार्ज है, 4 मोल्स ऑफ K+, है ना, तो इस पे 4- चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि काउंटर आयन है ही नहीं तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लिखे और कोई चार्ज मत लिखे, इसीलिए ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। समझ में आया, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, समझ में आया कैसे अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लिखो, उसके ऊपर का चार्ज आप काउंटर आयन को देख के समझ जाओगे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगाना, या नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगाना। ओके गुड। अब लिगांड का डेफिनेशन तो मैंने बताया है कि सच इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विच कैन मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स फाउंड आर नोन एज लिगांड। तो इसका मैं रिवीजन फिर से कराऊं कि लिगांड जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल आयन से। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, यानी कि कितने लिगांड और कितने लिगांड मेटल से जुड़े हैं, उन सब को विच अ मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड इन लिगांड इज अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट भी करने सिखाया था, तो आप लोग को नहीं देखा है तो आप लोग मेरा प्लीज़ वीडियो नंबर 1 देखिए। ठीक है, तो वीडियो नंबर 1 देखने से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने वापस रिवीजन करवाया ही है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगांड्स डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत से बच्चों को डोनर एटम्स या फिर लिगांड्स को हम लुईस बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और सेंट्रल मेटल एटम को हम लुईस एसिड क्यों कहते हैं, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो जब भी कोई एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले उसको हम एसिड कहते हैं। जैसे H+, अगर वाटर की बात करो तो H ने OH से इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो H+ क्या हुआ, लुईस एसिड हुआ। और जो देता है, जो डोनर है OH-, वो दो तो ये लुईस बेस है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट आप लोग अपना क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है Fe2 FeCl। यहाँ पे देखिए 3 लिगांड जुड़े हैं, क्योंकि ये C2O4 ये एक बाइडेंटेड लगे लिगांड है, तो 3 2 6 ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका देखिए N का 3 है। इस टाइप के जो बाइडेंटेड लिगेंड्स इसको डबल कंसीडर करो, 3 2 6। और अगर ऐसे वाले बाइडेंटेड लेकिन नॉर्मल लिगेंड है तो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। देखो क्योंकि 4 नंबर जुड़े हैं। ठीक है, अब प्लेट यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 लिगांड जुड़े 6। लेकिन इस टाइप के अगर एग्जांपल्स आए EN या C2O4, इस टाइप के जब लिगांड्स आए जो बाइडेंटेड लिगांड, अगर 3 दिए तो उसको 6 कंसिडर करना, इंटू 2 कर देना। ये भी 3 क्योंकि दो तरफ के बाइडेंट दो तरफ से जुड़े होते हैं ना, कि दांत दो तरफ से पकड़ते हैं। समझे, आप लोगों को एक फ़ोटो में दिखाती हूँ, उस हिसाब से आप लोग समझ जाओगे कि वो डेंटेड ये पकड़ना होता क्या है। ये देखो आप लोग इस तरीके से, जैसे ना ये कोई चीज़ है उसको इस तरह से पकड़ रहे हैं, है ना, ये पॉलीडेंटेड है, 2 तरफ से नहीं 4 तरफ से पकड़ रहा है। तो ऐसे पकड़ने को हम डेंटेड कहते हैं, डेंटिसिटी। ये पॉलीडेंटेड लिगांड्स थे। ठीक है, समझ में आया, गुड। और एक चीज़ याद रखना, जितना सिग्मा बॉन्ड्स सेंट्रल एटम से जुड़े हैं ना, वही को काउंट करते हैं हम सेंट्रल मेटल से। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लिगांड एंड द सेंट्रल एटम आर नॉट काउंटेड। तो ये सिर्फ एक नोट लगाइए आप लोग, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कुछ के कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन देती हूँ, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को ये दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल फाइंड आउट करो। निकल के साथ कितने लिगांड जुड़े हैं, 3। लेकिन C2O4 एक बाइडेंटेड लिगांड है, तो ये 3 इंटू 2 करोगे यानी कि 6 होगा आंसर। देखो ये ऑक्सैलेटो बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सैलेटो माइनस माइनस, ये दोनों तरह से पकड़ेगा इसे, इसीलिए ये बाइडेंटेड। 3 इंटू 2 करोगे, 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 6 ना। तो ऑक्सैलेटो आयन अगर आया, C2O4 आया, तो 3 मत लिख देना, 3 इंटू 2 कर देना। ठीक है, 3 मत लिख देना, 3 इंटू 2 कर देना। क्वेश्चंस को समझो। और भी अगर लिगेंड्स को क्लासीफाई करना है तो हमने आपको पढ़ाया है कि लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जिसके एग्जांपल दिए हैं वाटर CN-, है ना, NH3, ये सब मोनोडेंटेड एक तरफ से पकड़, बाइडेंटेड 2 तरफ से। इसमें देखिए N आएगा, है ना, ये इसका फुल फॉर्म भी मैं अभी आपको टेबल पर पहले भी मैंने बताया था आपको।
एन को क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसके ऊपर लोन पेज होते हैं, ये इसने लिखा नहीं है, इसका पूरा नाम होता है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, इथाइलिन डाइअमाइन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने अमाइन को यहाँ पे शायद डबल एम लिखा है, तो सॉरी, तो डाइअमाइन मतलब सिर्फ अमाइन वाला आएगा तो NH, तब आप लोग डबल एम लिखना, लेकिन इस तरीके से जब इथाइलिन डाइअमाइन है ना तब AMIN नहीं लिखना, ठीक है, ये याद रखना है। और इसको ब्रैकेट में EN लिखना, या फिर EN यहाँ पे दिया गया है। स्ट्रक्चर ये क्या है, OX क्या है हमारा, OX ऑक्सैलेट आयन है, क्या है, ऑक्सैलेट आयन, ठीक है, ऑक्सैलेट आयन है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेट आयन, और इसका निकनेम क्या है, ऑक्स। उसी तरह ये क्या है हमारा GLY, ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, क्या है ये, डाइमिथाइल, देखो एक डाइमिथाइल ऑक्सिलेट, ये ग्लाइ वाला दूसरा है, एक डाइमिथाइल ऑक्सिलेटो भी होता है DMG, खैर वो इतना डीपली मतलब ग्लाइ वाला याद रखना, ग्लाइ वाला याद रखना, CH2CO- और NH2 यहाँ पे है, ठीक है, ये याद रखना। और ईच ऑफ दिस लिगा ऑलवेज मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल एटम आयन विथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब पॉलीडेंटेड अभी तो मैंने बताया था, चारों तरफ से जब पकड़ रहा है, पॉलीडेंटेड लिगांड में या टेट्राडेंटेड, मैंने देखो डीपली लास्ट लेक्चर में टेट्रा पॉली सब बताया है, तो आप लोग प्लीज़ उसके एग्जाम्पल्स देखिए। मैंने ब्रिजिंग लिगांड्स के बारे में भी बताया था, उसका डायग्राम और डिटेल में यहाँ पे दिया है। द एटम ऑफ सम लिगांड में है मोर देन वन फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लिगांड तो इलेक्ट्रॉन वो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करते ही हैं, और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो वो और ही बढ़िया। तो क्या करते हैं, हेंस दे मेक कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली विद 2 और मोर मेटल एटम्स, तो 2 और मोर मेटल एटम्स साइमल्टेनियसली वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ओके। तो दैट इज द लिगांड एटम सर्व्स एज, ये जो लिगांड एटम है इट सर्व्स एज अ ब्रिजिंग एटम बिटवीन द 2 मेटल एटम। Such a ligand is called a bridging ligand and the resulting complex is known, this entire complex is known as polynuclear और multinuclear complex, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर करने का तरीका अलग होता है कंपेयर टू नॉर्मल लिगांड, जो नॉर्मल वाला। अब पाई एक्सेप्टर लिगांड मैनी लिगांड्स लाइक CO and NO दे हैव लोन पेयर एज वेल एज पाई ऑर्बिटल्स। जब पाई ऑर्बिटल्स होते हैं दिस लिगांड्स आर फॉर्मल सिग्मा बैंड लोन पेयर भी बनाते हैं, और वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स ऑफ लिगांड आर ऑल्सो इन्वॉल्व, लेकिन पाई को हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को हम काउंट करते हैं, ठीक है। एम्बिडेंटेंट लिगांड जो लिगांड 2 और मोर डोनर एटम्स हो, जैसे NO2 को हम ONO की तरफ से भी या N की तरफ से भी जोड़ सकते हैं, तो इसको जब इस तरफ से जोड़ेंगे तो नाइट्रो, और इस तरफ से जोड़ेंगे O की तरफ तो नाइट्रीटो बोलते हैं। देखो ये देखो नाइट्रीटो, जब N की तरफ जोड़ेंगे तो नाइट्रीटो, सॉरी, और ये होगा नाइट्रो N की तरफ से, और नाइट्रीटो इसको नाइट्रीटो जब O की तरफ से जोड़ोगे। और यहाँ पे देखो SCN भी हो सकता है, NSCS, मतलब ये NCN भी हो सकता है, NC भी हो सकता है। तो जोड़ने के हिसाब से अगर मेटल से S जुड़ा है तो थायोसाइनेटो, अगर N जुड़ा है तो थायोसाइनेटो। अच्छा, ये नाइट्रीटो N भी लिख सकते हैं, नाइट्रीटो O लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो S लिख सकते हैं, S थायोसाइनेटो, और इसको लिख सकते हैं थायोसाइनेटो N। तो लिखने के तरीके आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना, तो एक है, इसको हम नाइट्रो कहेंगे, इसको नाइट्रीटो कहेंगे, नाइट्राइट भी कह सकते हैं हम, O से जुड़ा है। नेमिंग करने में नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O भी लिख सकते हैं। फिर SCN जब मेटल S से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो बोलेंगे, N से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो N जुड़ेंगे, तो थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। समझ में आया? एम्बिडेंटेड लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे बढ़े? गुड। चिलेशन भी मैंने डिस्कस किया था, जब वन और मोर रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म बाय पॉलीडेंटेड है। देखो यहाँ पे ये जो लिगांड है ये मेटल के साथ जुड़ा है। अब ये रिंग नहीं बन रहा है, एक रिंग बन रहा है ना, इसको हम चिलेशन कहते हैं। ये चिलेट्स हैं, यहाँ पे रिंग्स बनते हैं, तो 5 तो बॉन्ड बनना ही चाहिए।
तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, रिंग बनना, इसको कहते हैं चिलेशन। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये मैंने बताया कि जब एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा हो सेंट्रल मेटल एटम से तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब मेटल से मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप जुड़े हैं, जैसे Cl भी जुड़ा है, H2O भी जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम से, तो इस तरीके के लिगेंड को हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि होमो का मतलब भी सेम होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अब ये विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इनमें से हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन है? देखो ये एक ही लिगेंड, एक ही टाइप के लिगेंड जुड़े हैं यहाँ पे। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर हेटेरोलेप्टिक पूछा गया है ना, तो यहाँ देखो ऑप्शन ए में एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम से, ऑप्शन बी में Cn यानी कि एक ही टाइप ऑफ लिगेंड Mn से जुड़ा है। यहाँ पे देखो अलग अलग NH3 भी है, Cl2 भी है, तो दो टाइप ऑफ लिगेंड जुड़ा है, और यहाँ पे भी एक ही टाइप ऑफ लिगेंड, तो आंसर क्या होगा? हेटेरोलेप्टिक। बाकी सब क्या है? होमोलेप्टिक है, और ये हेटेरोलेप्टिक है। ठीक है, समझ में आया? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब रही बात नोमेनक्लेचर की, देखो नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स आप लोग को देखो स्टूडेंट्स, नेम करना एक पैटर्न में करना होता है, इसीलिए रूल्स पढ़ने होते हैं ना। हम किसी का भी नाम ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, हमें उसका, अगर किसी का नाम लेने से पहले हम उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं, प्रॉपर नेम, प्रॉपर स्पेलिंग। हम अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट में ना नाम लिखने से पहले या हमारे बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग प्रॉपर नेम्स लिखते हैं, उसी तरह हम ऑर्गेनिक में देखो प्रॉपर रूल से नोमेनक्लेचर करते हैं। उसी तरह हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी अपना रूल होता है। जैसे ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन्स में अगर मैं आपको एक वापस से वो वाला पिक्चर दिखाऊं जिसमें हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा गया है, तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग में कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। तो इनमें से कैटायन कौन फर्स्ट? यहाँ पे तो कैटायंस है ही नहीं। अगर लेकिन यहाँ पे K+ होता और ये ना होता, K+ होता, तो कैटायंस की नेमिंग पहले होती है, फिर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनायन। तो स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो मैं टेबल पढ़ाई है ना वो पढ़ना पड़ेगा। तो नोमेनक्लेचर के रूल्स को जाने से पहले मैं वो एक टेबल एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि तभी आप लोग नेम कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग कुछ भी नेम नहीं कर पाओगे। क्योंकि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमें हमेशा, वैसे तो जनरल फॉर्मेट यही है कि नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाता है, फिर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। लेकिन ये से जो लिगेंड्स होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे के अपने रूल्स होते हैं, तो इसीलिए उसका नाम है ना हमेशा इस तरह से लिखे कि पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले हम नेगेटिव लिगेंड्स की बात करें, तो अगर हम नेगेटिव लिगेंड्स की बात करें तो ये लिस्ट ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स हैं। तो नेगेटिव लिगेंड्स जो होते हैं हमेशा जो उसकी एंडिंग होती है विथ O, तो यहाँ पे लिखो एंडिंग विथ O, किसका? नेगेटिव लिगेंड्स का। साइनाइड आयन का Cn- है, इसको हम साइनिडो या साइनो बोलते हैं। हलाइड आयन, देखो हलाइड ये सब है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1 इसका चार्ज होता है, चार्ज भी याद करना आपको, हेलिडो बोलते हैं। हाइड्राइड आयन H- है, -1 इसका चार्ज होता है, हाइड्रिडो बोलते हैं। नाइट्रो आयन, नाइट्रो जो होता है नाइट्रो, वो नाइट्रो ग्रुप में NO2-1 होता है, नाइट्रो या नाइट्रिटो बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव लिगांड है ना, नेगेटिव लिगांड की बात हो रही है। नाइट्राइट आयन ONO-1 इसका चार्ज होता है, इसको नाइट्रिटो या नाइट्रिटो O, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। या तो नाइट्रिटो लिखो या नाइट्रिटो O, ये बताता है कि वो एम्बिडेंटेड लिगांड है, O की तरफ से जुड़ा है, और O लगाने का मकसद भी यही है कि वो नेगेटिव लिगांड है। फिर नाइट्रेट आयन NO3- है, तो ये नाइट्रेटो बोलेंगे इसको, -1 इसका चार्ज है, देखो सब ये -1 है, इजी है। फिर एमाइड आयन NH2-1 है, इसका चार्ज -1 लगा तो -1 ही होता है, एमिडो बोलते हैं इसको। फिर थायोसाइनेटो HCN-, थायोसाइनेटो। आइसोसाइनेट आयन NCS, और क्योंकि ये थायोसाइनेटो का भी -1 चार्ज है, और क्योंकि वो N की तरफ जुड़ रहा है तो थायोसाइनेटो N लिखोगे। अगर वो S से जुड़ेगा, एम्बिडेंटेड लिगांड से नहीं है, तो S से जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो S लिखेंगे, ठीक है। या थायोसाइनेटो लिख दो या थायोसाइनेटो S लिखो, आइसो थायोसाइनेटो लिख दो या थायोसाइनेटो N। आइसो मतलब हम समझ जाते हो कि वो N से जुड़ा है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ो
तो और भी नेगेटिव लिगांड्स हैं, उनमें से एक है OH माइनस आयन, जिसको हम हाइड्रोक्सो कहते हैं। एसीटेट आयन CH3CO माइनस है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका -1 चार्ज होता है, इसको एसीटेटो बोलते हैं। सिर्फ नाम याद रखो, हाइड्रोक्सो एसीटेटो, ये शायद आप लोगों के लिए न्यू है। O2 ऑक्साइड आयन है -2, 2 माइनस ही पता चलता है कि -2 चार्ज है, ऑक्सो इसका पेट नेम है। फिर O2 2 माइनस -2 है चार्ज, पेरोक्सो बोलते हैं। H2 माइनस -2 सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना है कि इसको हम H2 माइनस जो है ये सल्फाइड डो होगा, इन्होंने ये गलती की है। ठीक है, ये गलती को दोहरा, क्योंकि O से एंड होता है ना, और SO3 -2 में ये सल्फाइड टो होगा, तो ये आपकी ये गलती थी, इसको सुधार दो। और O से ही एंड होगा ना नेगेटिव लिगांड। फिर SO4 2 माइनस में ये सल्फेटो होगा, क्योंकि ऐसे जनरली हम इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोलते हैं। सबका ई हटा के O लगाओ, एंड में O लगाओ बस, क्योंकि वो नेगेटिव लिगांड है। अब लिगांड की बात हो रही है ना, आयन्स की तो आप लोग ने बचपन में पढ़ा है, रेडिकल्स 9th में पढ़ा था ना। सल्फेट आयन SO4 2 माइनस है, तो ये सॉरी कार्बोनेट आयन में CO3 2 माइनस -2 कार्बोनेट हो। फिर इमाइड आयन NH2 2 माइनस -2 इमिडो बोलते हैं। तो बाइडेंटेड लिगांड में ऑक्सैलेट आयन एक बहुत फेमस है, जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, ऑक्सैलेटो, इसका शॉर्ट फॉर्म OX भी है। शॉर्ट फॉर्म्स भी स्टूडेंट्स पढ़ने होते हैं, तो आप लोग इसी टेबल को एक्सटेंड करके इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग चाहते हो कि मैं लिखूँ तो मैं लिख देती हूँ, OX लिखते हैं इसको। ठीक है, फिर डाईमिथाइल ग्लाइकोसिमेटो होता है, जोमेटो ना लिख देना आप लोगों को। बाइडेंटेड लिगांड है जो नेगेटिव है, तो इसका भी O से एंड हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा बहुत याद कर लो, वैसे स्ट्रक्चर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद कर लो। फिर पेंटाडेंटेट होगा, पेंटाडेंटेट के 5 तरफ से पकड़ा है ना, 5 तरीके से पकड़ लिया है। इसको इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट आयन बोलते हैं, और इसका -3 चार्ज होता है अगर ट्राई एसीटेट आयन ना, इसीलिए इसको हम इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो बोलते हैं। हेक्साडेंटेट में क्या बोलेंगे, हेक्सा यानी कि 6 तरफ से, तो यहाँ पे टेट्रा एसीटेट आयन तो -4 चार्ज हुआ, और इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। ये तो बात हुई नेगेटिव लिगांड्स की। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगांड। न्यूट्रल लिगांड यानी कि ना इसमें नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इन लोगों को भी अच्छे से याद करो। उनमें से अमोनिया, वाटर, पिरिडिन। देखो अमोनिया को हम, क्योंकि चार्ज तो इन सबके 0 होंगे, ये मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन इसको बोलते क्या है, अमोनिया को अमाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाई अमाइन या इथाइलिन के साथ जब अमाइन होता है इसको M लगाओ 1, लेकिन जो ये इस वाला जो NH3 के साथ जो जब हम अमाइन लिखते हैं तो डबल M लगाना है, ये याद रखना है आप लोगों को। वाटर को हम एक्वा और एक्वो बोलते हैं, एक्वा ही लिख दो आप लोग, कंफ्यूजिंग ना हो। तो O से आप लोगों को नेगेटिव है मैम, नेगेटिव लिगांड, तो आप लोग एक्वा को याद रखो। क्या, एक्वा को याद रखो। फिर C2C5H5 इसको पिरिडिन बोलते हैं, ये पिरिडिन भी लिख सकते हो। CO को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, बहुत पहले से आप लोग जानते हो। PH3 को हम फॉस्फिन बोलते हैं, ये भी एक न्यूट्रल लिगांड है। NO को हम नाइट्रोसिल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं C6H5, तो बेंजीन रिंग होता है, उसके साथ P जुड़ा है ना, फिनाइल हुआ ये। खैर वो इतने डीपले में मत जाओ, ये अगर स्ट्रक्चर दिख जाए तो इसको ट्राई फिनाइल, फिनाइल ग्रुप है पता है आपको, ट्राई फिनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट, और फॉस्फिन, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। ओके, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन हो गया। ये तो क्या हुआ, न्यूट्रल लिगांड्स। न्यूट्रल लिगांड्स में बाइडेंटेट भी होते हैं। बाइडेंटेट में न्यूट्रल लिगांड जो बाइडेंटेट है, 2 तरफ से पकड़ रहे, लेकिन वैलेंसी 0 होगी, वो है इथाइलिन डायमाइन, EN है। एक्वा एन के ना 0 चार्ज होता है। ओके, ट्राइडेंटेट में डाई इथाइलिन ट्रायमाइन डाई एन, इसका भी 0 चार्ज होता है। डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन लिखा जाता है, अमाइन यहाँ पे सिंगल M है, डबल M नहीं है। फिर टेट्राडेंटेट होगा जो 4 तरफ से पकड़ रहा है, इसका भी 0 चार्ज होता है, इसको ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, गुड। पॉजिटिव लिगांड्स में कौन कौन आएगा, हाइड्राजीनियम आयन आएगा, नाइट्रोसो, देखो हाइड्राजीनियम NH2 NH3 प्लस है,
और क्योंकि एक प्लस चार्ज है इसलिए +1 इसका चार्ज होगा। और हाइड्राजीनियम, इसकी जो एंडिंग होती है, इसकी एंडिंग ईएम से होती है। और जो न्यूट्रल आयन है उनकी कोई एंडिंग नहीं होती, देखो ऐसे ही नॉर्मल जैसे है वैसे ही लिखा है। नाइट्रोसिनियम आयन का भी देखो नाइट्रोसोनियम +1 चार्ज है, और नाइट्रोनियम आयन का +1 चार्ज है नाइट्रोनियम। ठीक है, डन, समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को पहले ये टेबल याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा कि नेमिंग करनी या नॉमेनक्लेचर रूल्स भी समझ में आएंगे और नेमिंग करना भी आएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द रूल्स, अब आप लोगों को रूल्स अच्छे से समझ में आएगा। तो रूल्स को देखते हुए तो आप लोग अगर ये सारे जो ग्रुप्स हैं अच्छे से आ गए तब नॉमेनक्लेचर का रूल्स डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। हम इसको ना मैं नॉमेनक्लेचर आपको करके भी दिखाऊंगी। जैसे कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, कैटायंस आर नेम फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ द एनायन। तो यहाँ पे ये देखो, आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है जिसके अंदर, और ये हमारा काउंटर आयन है, ये हमारा काउंटर आयन है, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये नॉन आयनाइजेबल या आयनाइजिंग, तो ये यहाँ पे आयनाइज होता है, राइट। और ये हमें पता है कि ये हमारा जो कैटायन है और ये एनायन, तो आयन यहाँ हुआ, आयनाइज यहाँ हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, कैटायन हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, और ये हमारा एनायन हुआ। तो नेमिंग ऑर्डर में कैटायन को फर्स्ट लिखो फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। अब एनायन को लिखने का भी अपना तरीका है, एनायन को ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, हमें एनायन वैसे लिखना है कि हमें लिगांड के नाम, नेम ऑफ लिगांड, जो सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम पे जो लिगांड्स सराउंडिंग होते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे, आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यानी कि यहाँ पे तो एक ही लिगांड है साइनो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लिगांड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है आपको। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर नेगेटिव और न्यूट्रल, वो नहीं लगता है, बट जो लिगांड्स होंगे, ओके, इसके बाद ये लिखते हैं ना, कैटायन के बाद लिगांड्स लिखते हैं, तो पहले ये लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं। तो जो लिगांड्स लिखते हैं अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और क्या हमें लिखना है, तो सेंट्रल मेटल आयन इन अ कम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल लिगांड, वो हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन लिखने का तरीका हमेशा लिगांड्स के बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कैसे लिखोगे। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरा हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमें नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग हमें इसलिए ऐसे करनी है कि पहले हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात हो रही है, पहले हम एक्चुअली हमें पता है कि कैटायन को पहले लिखते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले हम नेम ऑफ लिगांड लिखेंगे, उसके बाद हम नेम ऑफ सेंट्रल एटम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम Fe है, तो नेम ऑफ सेंट्रल एटम लिखेंगे। उसके बाद और क्या बचा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन न्यूमरल्स। तो अब ये जो मेटल है उसका नाम लिखेंगे और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका रोमन नंबर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में। ठीक है, ये समझ में आया। ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है। तो अगर मैंने ये जैसे एग्जांपल दिया है आपको नोमेनक्लेचर में, ठीक है, तो अब इसको आप लोग कोशिश करो कैसे नाम करोगे, इसकी नेमिंग कैसे करोगे। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया है FeCN6, जब भी हम लिखेंगे कैटायन को लिखेंगे, फिर एनायन को लिखेंगे, और फिर हम जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम है, तो हम नाम पहले किसका लिखेंगे, पोटेशियम का। देखो जो कैटायन होगा जैसा नाम है वैसे लिखो,
उसको नेगेटिव आयन को हम क्लोरिडो फ्लोरिडो ऐसे लिखते हैं ना लिगांड को, तो वो इसमें लिखोगे अगर नेगेटिव आयन है। लेकिन इसको तो हम साइनो लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ओके, क्योंकि लिखने के बाद एनायन के बाद ही तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा जाता है, एनायन के बाद हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते हैं। तो एनायन क्या है हमारा, एनायन हमारा क्या है, जल्दी बताइए। एनायन हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा एनायन है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। ओके मैम, समझ में आ गया, एनायन पोटेशियम है। उसके बाद हमें नेम ऑफ लिगांड लिखना है। तो नेम ऑफ लिगांड हमारा क्या है, लिगांड्स क्या है हमारे, ये नहीं लिखना हमें, ये लिखना है। इसको क्या बोलते हैं, दिमाग लगाए, मैं वेट क्यों स्लोली क्यों बता रही, इसको साइनो बोलते हैं। क्योंकि साइनो 6 हैं, इसीलिए जो भी लिगांड लिखते हो उसका नंबर जैसे लिखना है, जैसे ट्राई, डाई, ट्राई, हेक्सा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि 6 लिगांड है तो तुम क्या लिखोगे, हेक्सा, साइनो, और क्योंकि आयन है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेरेटो बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं, सॉरी फेरेट। अब आप बोलोगे मैम ये 8 आया कहाँ से, 8 आया कहाँ से। सो जब सेंट्रल मेटल एटम की बात होती है, एक रूल आप लोगों को याद रखना है। रूल ये है कि द नेम ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब सेंट्रल मेटल आयन की बात हो रही है, अगर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है तो इट एंड्स इन 8 फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर इन द ब्रैकेट्स, है ना। वो जो जैसे अगर कोई नेगेटिवली चार्ज आयन है तो 8 से एंड होगा, लेकिन फॉर कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस द नेम ऑफ द मेटल इज रिटन विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग। जैसे कि ये इट इज़ नेम्ड एज, यहाँ पे कोबाल्ट को हम कोबाल्ट ही लिखते हैं, 8 नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन हो तो इट एंड्स इन 8। अगर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा मैम पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज, अगर इसका काउंटर आयन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली देखो हमें पता है कि काउंटर आयन पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज ये पूरा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको जो हम फिर फेरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरेट, क्या बोलेंगे, फेरेट, है ना। अब इसका नाम कंप्लीट करो, फेरेट हुआ। अब आगे लिखे पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। देखिए क्योंकि हमने कहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको फेरेट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। वो कैसे फाइंड आउट करें मैम, 2 तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने का। एक तो आप लोग उसको कैलकुलेट करो, ओके, या दूसरा तरीका ये है, अगर काउंटर आयन पे +3 चार्ज है तो पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज होना चाहिए, -3। यस और नो, पूरे स्फीयर पे -3 चार्ज होना चाहिए कि नहीं, यानी कि वो इस तरह होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस टू बी रिटर्न, ये वाला मेल लॉ। देखो रूल हम ऐसे ही समझ सकते हैं, सम करते करते, जब भी कोई सम आएगा तब मैं उसका रूल बताऊंगी, ऐसे ही नहीं अपने आप समझ में आएगा। द नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस टू बी रिटर्न इन द फॉर्मूला is calculate on the basis that total positive charge must be equal to the total negative charge। तो यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए, यहाँ से भी हमें अंडरस्टूड होती है, या फिर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर्टिकुलर मेटल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैम, ये एक थोड़ा प्रश्न आ जाता है। ऑक्सीडेशन देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन तो समझ गए मैम, अगर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो इट एंड्स इन 8, क्योंकि अभी हमारा प्रीवियस एग्जाम नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स था तो हमने 8 में उसको एंड किया, है ना, आंसर 8 में एंड किया। लेकिन इसका हम इस पर्टिकुलर फेरेट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल है डेजिग्नेटेड बाय रोमन न्यूमरल। पहले तो याद रखो इसको रोमन न्यूमरल से लिखा, जैसे 1 2 ऐसे 1 2
3। इस तरीके से जो रोमन न्यूमरल है इस तरीके से हमें इसको लिखना है, ठीक है। विदाउट अ गैप बिटवीन द टू, यानी कि हमें इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रखना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। यानी कि इसमें जो है जैसे कि ये ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ऐसे लिखोगे आप लोग, समझिए, बिना गैप के, बिना गैप के। एग्जाम्पल हम लोग कमिंग लेक्चर्स में और भी रूल्स डिस्कस करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ लेक्चर एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग ये सारा जो टेबल है इसको अच्छे से पढ़ लो, एंड देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग रूल्स एंड हाउ टू नेम फ्यू कोऑर्डिनेट कंपाउंड। थैंक यू।